ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए सीटेट की तैयारी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताने की बात करी थी। तो उन्हीं टिप एंड ट्रिक्स में से आज ये आपकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आपको बोल दिया था कि आखिरी दिनों में आपको क्या क्या करनी है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टिप एंड ट्रिक्स में टैग वर्ड्स के बारे में, यानी कि जो टैग शब्द होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से उन शब्दों को चुनकर हम आंसर को सही निकाल सकते हैं। और ये जो टैग वर्ड्स हैं ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेडागोजी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन इन टैग वर्ड की मदद से हम कुछ क्वेश्चनों में मदद लेकर अच्छे नंबर, जहां पर हम कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उन कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए हम इन टैग वर्डों का इस्तेमाल करके अपने स्कोर को और हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम जो कि टिप एंड ट्रिक्स की होने वाली है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, आदाब। जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है आज का पूरा का पूरा एक टॉपिक होने वाला है टैग वर्ड के रिलेटेड। और ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा अगर जिसको अपनी नोटबुक लेकर बैठनी है वो बैठ जाओ, इन टैग वर्ड को नोट डाउन कर लो। बाकी किसी बच्चों को नहीं नोट डाउन करना तो मत नोट डाउन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा टेलीग्राम चुके हैं, उस पर मैं आपको ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप टैग वर्ड को रख सकते हो। अपने हाथों से लिखना चाहते हो अपने हाथों से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जिस बच्चों को नोटबुक निकालना है नोटबुक निकाल लीजिए, नहीं निकालना तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक टैग वर्ड्स, यानी कि टैग शब्द। अब ये जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं आपके। वो एक तो होते हैं आपके नेगेटिव, यानी कि जिनको देखते ही आपको क्या करना है, ना कर देना, ये आंसर हो ही नहीं सकते हैं अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। ओके, और एक होता है आपका पॉजिटिव, ये जो क्वेश्चन जब आपका पॉजिटिव पूछा जाएगा जब आपका ये आंसर सही होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, तो ये दो प्रकार के टैग वर्ड होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दोनों में क्या डिफरेंसेस होती हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इनको देखकर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको मैंने तीन भागों में, कितने भागों में, तीन पार्ट में डिस्क्राइब करा है, ताकि आपको एक ही बार में सारा का सारा बर्डन ना पड़े। ठीक है, चलिए, ये है आपका पहला पार्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर दूसरे पार्ट पर चलेंगे, फिर तीसरे पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई क्वेश्चन नेगेटिव हो, ध्यान रखिएगा, नॉट, नहीं है, सिवाय इसके, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें बच्चे हैं नॉट या नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा उसका आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन के साथ नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, पहली बात आपको इस बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, पहले डियर जो मैं समझाने आया हूं उस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आज की इंपॉर्टेंट बहुत क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आखिरी दिन है और पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं चारों ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि पेडागोजी अपने आप में ही आपकी कितने मार्क्स की आती है, 75 मार्क्स की आती है पूरे के पूरे सीटेट में। इसलिए इस पहले जो समझाने आया उस चीज को समझिए, फिर कोई डाउट होगा तो वीडियो के एंड में हम लेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट पे कम ध्यान होगा मेरा और समझाने पे ज्यादा ध्यान होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला नेगेटिव टैग वर्ड आ जाता है आपका केवल, मात्र, सिवाय। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा ना, केवल, मात्र, सिवाय, किंतु, लेकिन, परंतु, ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, जिनको इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है ओनली। बिल्कुल मैंने कैपिटल लेटर में लिख रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, अच्छी तरीके से चौंधा मारी है ओनली। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ लीजिएगा ओनली लिखा रहता है, हिंदी वाले समझ लीजिए केवल, मात्र, सिवाय, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। जब भी आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में हो, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले नेगेटिव, तो आंसर देखते ही क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अभी मैं आपको टैग वर्ड पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आपको कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले आपको ध्यान रखनी है केवल, मात्र, सिवाय, ओनली, ये जब भी आपको शब्द आए तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो सही होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो गलत होगा। और इसके अलावा पॉजिटिव में हमेशा यूज किया जाता है क्या, स्वेगीण विकास। अब स्वेगीण विकास इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो है पूरा का पूरा विकास, चाहे वो शिक्षण हो, शिक्षक हो या आपका जो भी शिक्षार्थी हो, उनका क्या करना है, हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, यानी कि मस्तिष्क रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, संज्ञानात्मक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, कैसे भी हो। टीचर का दायित्व क्या है, शिक्षण का दायित्व क्या है, पूरे के पूरे सिस्टम का क्या दायित्व है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करवाना, स्वेगीण विकास करवाना। पेडागोजी हमें यही कहता है कि बच्चे का हमें क्या करना है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करवाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु आ जाता है आपका रटना, याद करना, कंठस्थ करना। देखते ही आप आंसर को गलत मार दो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, और क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये सही होगा आपका। ठीक है, कैसे होगा अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहता है या तो मेमोराइजेशन लिखा रहेगा या फिर रोट लर्निंग लिखा रहेगा। ध्यान रखिएगा, रटना, याद करना, कंठस्थ करना कभी भी नहीं होता, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन कभी भी नहीं होता। इसके विपरीत जो होता है, एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे को जो है वो करके सीखें या फिर हस्तपरक अनुभव से सीखें, जिसको आप लर्निंग बाय डूइंग, जो कि जॉन डीवी हमारे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि बच्चे कैसे सीखने चाहिए, खुद करके सीखना चाहिए बच्चों को। जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी है, करत करत अभ्यास के जड़मती, रसरी होत सुजान, रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। तो वहां पर क्या होता है कि जब भी आप जितना प्रयास करते हो उतना ही आप क्या करते हो, अच्छी तरीके से सीख रहे होते हो। इसलिए जब भी आप काम करोगे तो कैसे करना है, आपको खुद करके सीखना है, अपने हाथों से करके सीखना है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। जब बच्चे को यह करवाया जाता है तो शिक्षा जो होता है वो स्थायी रहता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, ये नहीं है कि आज है कल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, टैग वर्ड्स क्या होते हैं तो डियर, जो मैं समझा रहा हूं एक बार समझ लो, अपने आप पता चल जाएगा आपको टैग वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो दंड, सजा, समस्या, बोझ, जिसे आप पनिशमेंट या फिर बर्डन कहते हो, ये कभी भी आपका नहीं होना चाहिए शिक्षा के जगत में, एक पेडागोजिकल टर्म में। बच्चे को हम कभी भी किसी चीज के सुधार के लिए दंड या सजा या उसकी समस्या या उसके बोझ को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर आप करोगे तो बच्चे के मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कटाव महसूस करने लगेगा अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, साथ ही साथ में हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनके साथ लगाव रखना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनमें जो भी आपके अफेक्शंस होते हैं, लगाव होते हैं, वो रखना चाहिए। बच्चों को एंगेजमेंट यानी कि एनकरेज करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को, या फिर उनको क्या करना चाहिए, अवसर देने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा हमें उस प्रकार का इन्वायरमेंट देना चाहिए, ना कि हमें सजा, समस्या या बोझ बढ़ानी चाहिए बच्चों को। ओके, और साथ ही साथ में कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना आपको, बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें आपको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को। इसके विपरीत बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। आपको क्या करना है, जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। अगर बच्चे के अंदर आपने किसी काम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दी तो बच्चा उस कार्य को अपने आप सीखने के लिए आएगा। बच्चों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप सामने उठकर आएंगे, अपने आप वो क्या करेंगे, पहल करेंगे। और जब बच्चा खुद पहल करता है तो वो काम जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है और लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में बना रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये था आपका नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड का पहला पार्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो तो ये सारे सही होंगे, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो तो ये सारे सही होंगे। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव है तो ये सारे के सारे गलत होंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है और ऑप्शन पॉजिटिव है तो ये सारे के सारे गलत होंगे। ओके, कभी भी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। चलिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावनाओं के विरुद्ध है। क्या बोल रखा है, विरुद्ध है, अगेंस्ट है। अगेंस्ट है यानी कि नेगेटिव है। क्या बोल रखा है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन भी क्या होगा आपका,
नेगेटिव हुआ, आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको बोला ना, जब भी क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में से ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कौन सा इसका नेगेटिव है। देखिए पहला, विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना, बिल्कुल ये पॉजिटिव है आपका आंसर। मैंने आपको बोला था कि जो भी आपके किताबी ज्ञान होते हैं विद्यार्थी के जीवन से, दैनिक जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दोगे तो बच्चे में क्या होगी उत्पन्न, जिज्ञासा, और जिज्ञासा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, महत्वपूर्ण परिमाणों के साथ अनुभवों को शामिल करना। बच्चे के आप एक्सपीरियंस को उसमें शामिल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, कभी भी आंसर नहीं होगा नेगेटिव में, पॉजिटिव। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बिठाना। देखो यथासंभव क्या होता है, बार बार रिपीट करना, क्या हो सके, मैनी टेस्ट एज पॉसिबल। तो ये क्या है, आप बार बार बिठा रहे हो और किसी चीज को आप बार बार करते हो तो बच्चे के अंदर क्या होता है उत्पन्न, उस चीज के प्रति उबासियां आने लग जाती है, उसके चीज प्रति वो क्या होने लग जाता है, रुचि खत्म होने लग जाती है। तो वहां पर क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेगेटिव था, आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। कभी भी आपको जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम परीक्षाओं में बच्चों को नहीं बिठाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो क्वेश्चन नेगेटिव था, आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर को अपना चुन सकते हो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ चलते हैं आगे। ये है आपका सेकेंड पार्ट, किसका, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड का। पहला आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए आप सेकंड चुन लेते हैं। देखिए पहला, निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। जब भी आप सीखने सिखाने की प्रकृति में बच्चों को शामिल करते हो तो बच्चों को कभी भी निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि टीचर आकर सामने लेक्चर दे रहा है, खुद ही समझा रहा है, खुद ही समस्या निकाल रहा है, खुद ही उसके आंसर दे रहा है, तो टीचर यहाँ पर एक्टिव है और बच्चे क्या है, इनएक्टिव है। ऐसा अगर आप करोगे तो बच्चे के अंदर कभी भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी और बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो बच्चों को हमें क्या करना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, इनएक्टिव नहीं रखना है किसी भी कार्य में। ठीक है, बच्चों को हमें क्या करना है, सामने लेकर आना, बच्चा उस कार्य में शामिल हो, खुद करके देखे और खुद उसको इन्वॉल्व करे अपने आप को उसमें। ठीक है, आपको हमेशा क्या रखना है, समावेशी शिक्षा रखनी है, इंक्लूसिव रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आज हमारा कौन सा एजुकेशन सिस्टम है तो ये हमारा समावेशी शिक्षा है। बच्चा चाहे उसमें देखकर सीख रहा हो या करके सीख रहा हो, या कोई बच्चा नेत्रहीन हो या सुन नहीं पा रहा हो या सुनने की शक्ति कम हो, कैसा भी बच्चा हो, उसको हमें क्या करना है, एक ही शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा उसे प्रदान करनी है। किसी विशेष विद्यालय में जाकर उसको भेजना नहीं है, उसे डिमोटिवेट नहीं करना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, आपका सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु देखिए, रोजगार, व्यवसायिक, ग्रेड की शिक्षा। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट्स, बिजनेस या फिर ग्रेड एजुकेशन। कभी भी आपकी जो शिक्षा आप बच्चों को प्रदान करते हो वो शिक्षा कभी भी रोजगार के लिए, व्यवसायिक के लिए या फिर शिक्षा में ग्रेड अच्छे लाने के लिए हम शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग, सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, अधिगम के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि उसको उस प्रकार की शिक्षा देंगे जिस प्रकार से उसको रोजगार मिलेगा, ना कि उस प्रकार की शिक्षा देंगे ताकि उसको बिजनेस वो डेवलप करे, ना कि उस प्रकार की शिक्षा देंगे जिसमें बच्चा अंक के ऊपर फोकस रखे। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आगे जाकर जब बच्चा कॉलेज वगैरह में जाता है, जो आपके अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चुनता है उसमें होता है। अभी जो बच्चा है स्कूल में है, छोटी लाइफ है, इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें अधिगम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत हमें क्या करना चाहिए, दृश्य से सामग्री, यानी कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें वीडियो, विजुअल और ऑडियो दोनों के दोनों चीजें, कंटेंट आपके क्या हो, शामिल हो, ताकि बच्चा कैसा कर सके, जिसमें एक से ज्यादा इंद्रियां बच्चों की शामिल हो। और आप सभी को पता है जिस कार्य में आपकी एक से ज्यादा ज्ञान इंद्रियां शामिल होती है वो कार्य जो होता है वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी मूवी देख लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल KGF, आपने सभी ने एक मूवी देखी होगी जरूर, KGF का मूवी काफी साल पहले आया था, इसका फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का आजकल इसने ट्रेलर, वो अपने आप ही माइंड में घूमने लग गई होगी। तो क्यों, क्योंकि आपकी वहां पर एक से ज्यादा इंद्रियां शामिल थी, एक तो आप देख भी रहे थे, साथ ही साथ में आवाज भी सुन रहे थे, और साथ ही साथ में KGF एक ऐसी मूवी है जो कि आपको इमोशनल रूप से भी जोड़ कर रखेगी। ओके, तो वहां पर क्या कर रहा है, एक से ज्यादा ज्ञान इंद्रियां आपको शामिल हो रही थी यहाँ पर आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नहीं देखिए तो कोई बात नहीं डियर, एग्जाम के बाद देख लीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है। ठीक है, ये ऐसी मूवी है जो कि इमोशनल रूप से भी जोड़कर रखेगा, स्टोरी भी काफी अच्छी थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैज्ञानिक शब्दावली। क्या है, साइंटिफिक
टर्मिनोलॉजी। ये क्या होता है? कभी भी आपके किसी भी क्वेश्चन में शब्दावली, परिभाषा या फिर डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा हो तो वो हमेशा गलत होगा। कभी भी बच्चों को शब्दावली या टर्मिनोलॉजी, परिभाषा, डेफिनेशन, इन चीजों के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके विपरीत बच्चा खुद उसका कैसे परिभाषित कर सकता है, बच्चे उसको खुद कैसे अपने सामने प्रस्तुत कर सकता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये नहीं किताबी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए? इस चीज के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें साधन उपलब्ध कराने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज, संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीख सके। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कभी भी बच्चों को हमें सीमित नहीं करना है, उसको लिमिटेड नहीं करना है। ये नहीं कि उसको किसी चीज में बांध दें, इतने एरिया में आपको क्या करना है? खोज करनी है, इतने एरिया में रहकर आपको कार्य करना है। नहीं, कभी भी बच्चों को हमें सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक ऐसा होता है जिसकी सोचने की शक्ति काफी विस्तारित होती है। तो बच्चे का आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बच्चा सोच रहा है तो हमें बच्चों को मदद करनी चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर मैंने 2 बिंदु दे रखे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे कि देखिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। क्या बोला मैंने आपका? कि विभिन्न संदर्भों में, जो कि वेरियस कंटेस्ट होते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि भाषा जो सिखाई जाती है बच्चों को, वो विद्यालय की कक्षा में सिखाई जा रही है, तो ये नहीं कि केवल कक्षा तक ही सीमित रह जाए। बच्चों को स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या विविध प्रकार की गतिविधियां बच्चों को शामिल करवा सकते हो। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, चाहे वो भाषण के लिए हो, चाहे कोई प्रतियोगिता रखकर, और ऐसी प्रतियोगिता हो जो हेल्थी प्रतियोगिता हो। ये नहीं कि बच्चों को केवल बस क्या कर दो? फोकस कर दो सीखने के ऊपर, बर्डन डालते रहो। नहीं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में बच्चों को शामिल करके शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एक तरफ नेगेटिव थे, एक तरफ पॉजिटिव थे, सेकंड पार्ट था। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इन नेगेटिव वर्ड से देखिए क्या बोल रखा है? सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है? जल्दी से बताइए। विच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर मोस्ट यूजफुल इन सोशल साइंस? अब देखो, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, यानी कि पूरा बीता हुआ जमाना है। एसएसटी में तो बीते हुए जमाने के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल हो गया तो ब्रह्मांड की चीजें पढ़ते हैं। तो इन चीजों के लिए अब देखो, मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों को म्यूजियम में ले जाकर उनको दिखा भी सकते हो, दृश्य स्व सामग्री का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ में ड्राइंग उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ये है। क्यों? क्यों देखो, ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, यानी कि एक से ज्यादा सेंसेस, एक से ज्यादा ज्ञान इंद्रियां आपकी इस्तेमाल हो रही है। मॉडल का आप फोटो वगैरह खींचकर उसमें कुछ ऑडियो डालकर बच्चों को क्लिप दिखा सकते हो। संग्रहालय जो होता है उसकी वीडियो बनाकर उसके बारे में विस्तारित परिभाषा देकर इसके द्वारा समझा सकते हो। ड्राइंग और मॉडल एक ही प्रकार की चीजें, वो भी आप इसके द्वारा समझा सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चों को ऐसी चीजें देना जिसमें बच्चे की एक से ज्यादा ज्ञान इंद्रियां शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। देख सकते हो, इस प्रकार से आप क्वेश्चन चुनोगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रखा है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। क्या बोल रखा है? देखिए, साधन हो या संसाधन हो या रिसोर्सफुल हो। ओके, क्या बोल रखा है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा क्या देना चाहिए? संसाधन से जुड़ी हुई चीजें देनी चाहिए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। ओके, ए टीचर हैज टू बी रिसोर्सफुल, इट मीन्स क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा। तो सही आंसर क्या है? बच्चे बोल रहे हैं 3rd। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है डियर। ठीक है, चलिए तो 3rd देख लेते हैं क्या है? उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल डियर, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3rd लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। रिसोर्सफुल का मतलब एक टीचर जो है वो साधन संपन्न कैसे होना चाहिए? वो चाहे अपने ज्ञान यानी कि अपनी नॉलेज के प्रति हो, या किसी भी प्रकार का कोई साधन हो
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप बच्चों को चार्ट दिखाना चाहते हो, ग्लोब दिखाना चाहते हो, आसपास क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहते हो, कोई भी साधन हो तो वो पूरे का पूरा बच्चे के पास, टीचर के पास होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की कोई भी समस्या है उनके सामने तो उस समस्या का हल क्या हो, उस टीचर के पास हो। ये नहीं टीचर उसको टाल दे। ये बात हो सकता है कि उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता वो टीचर को भी ना आता हो, तो टीचर उसको ये बोल सकता है कि बच्चा मैं आपको इसका समस्या का कल हल बताऊंगा जरूर, लेकिन उनको बताना चाहिए। ये नहीं, क्योंकि कई बार जो टीचर होते हैं टीचरों को भी नहीं पता होता है वो चीजें, ठीक है, बहुत कम बार होता है ऐसा, लेकिन हो भी सकता है। तो ये नहीं कि टीचर उसको टाल दे या उसको डरा धमका के बिठा दे, नहीं, टीचर वहां पर बोले कि मैं आपको इसका कल जवाब दूंगा बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो ये ऐसा करके आप बच्चों को क्या कर सकते हो, हमेशा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको आगे रहना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपके सामने, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखो नहीं करना चाहिए नेगेटिव है, अब जब नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन भी, आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय, मैंने आपको बोला था जब भी बच्चा एक्टिव होगा तो बच्चा क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है, खुद वहां पर कार्य कर रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर नेगेटिव में कभी भी फिट नहीं होता है। आगे देखते हैं, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना। देखो अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रिया, देखो अधिक से अधिक तो नेगेटिव है, लेकिन आगे जाओगे तो यहां पर क्या कर रहा है, क्रियाएं करवा रहा है, यानी कि एक्टिविटी करवा रहा है, को करिकुलम, वो किताबी ज्ञान नहीं दे रहा है, वो किताब से बाहर जाकर सिखा रहा है, तो यहां पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव हमेशा ही पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। तो मैथमेटिक्स मत समझिएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये मत समझिएगा इसको, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भारी पड़ेगा नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलें। शिक्षक जो पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग कभी भी मैंने आपको बोला था नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। बिल्कुल याद कभी भी नहीं होना चाहिए, मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा, आप देखो ईवीएस का क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। नेगेटिव टैग वर्ड है, नहीं होना चाहिए। रूपात्मक मतलब कहने का तात्पर्य जिसमें बच्चा खुद सीख रहा हो, ठीक है, खुद सीख रहा हो वो होता है। तो जल्दी से देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क की बात करी गई है। देखो दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह कणों वाले आरेखा बनाना। देखो कोई भी आपके डायग्राम्स वगैरह दिए हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उसमें आपके जो प्रारूप है उनके चिन्ह बनाने की बात करी गई है। देखो ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, केवल आप चिन्हों के ऊपर पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन बनाने के लिए बोला जा रहा है तो बच्चा खुद वहां पर सामने उठकर आ रहा है, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और देखते हैं, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये तो बच्चे चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे वहां पर शामिल हो रहे होंगे, पॉजिटिव है, नहीं हो सकता आंसर। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली, देखो शब्दावली, परिभाषा, डेफिनेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आंख बंद करो और लगा दो, ठीक है, कभी भी मैंने आपको बोला डेफिनेशन यानी कि शब्दावली के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो होते हैं वो कुछ मदद करते हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखो हिंदी पेडागोजी से पूछा गया, जल्दी से बताइए, हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन या मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। क्या बोल रखा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के इवैल्यूएशन की बात करी गई है, तो किस बात पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलताओं पर। तो देखो मैंने आपको बोला था एक टीचर के नाते आपकी जो भाषा होनी चाहिए ना, वो स्कूल के अंदर भी इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और स्कूल के बाहर भी, जिस प्रकार की उसके सामने सिचुएशन आती है ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर था और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग संदर्भ जो आते हैं बच्चों के सामने वो अलग अलग प्रकार के क्या होना चाहिए, बच्चों को वो प्रोत्साहित होना चाहिए भाषा के इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और चीज बताऊं, 1300 बच्चे लाइव हैं और लाइक कितने बच्चों ने करा है, 700 बच्चों ने, ये 600 बच्चे कितने कंजूस हो गए, तो ये सारे के बाद सारे बच्चे क्या है, नेगेटिव हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को पॉजिटिव में बदलो,
नेगेटिव रहना सही बात नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में बदलो अपने आप को जल्दी। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, जल्दी से जल्दी 2000 बच्चे पहुंचते कि नहीं पहुंचते देखते हैं आज, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 2 खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 के बारे में। अब एक ही बार में ही सारे के सारे टैग वर्ड्स बता देता आपको तो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता, इसलिए 3 पार्ट में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। जल्दी देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड में पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। पहला ही चैप्टर मैंने आपको करिकुलम में पढ़ाया था। कभी भी बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड या सिलेबस सेंटर्ड आपकी अधिगम नहीं होना चाहिए, शिक्षण नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को जिस प्रकार से वो सीख रहा हो, जिस प्रकार की आवश्यकता हो, जिस प्रकार के उसकी जरूरतें हो, कैसे सीख रहा हो उसी प्रकार से हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि टीचर कैसे सिखाना चाहता है उसके ऊपर फोकस हो, नहीं। टीचर जो सिखाना चाहता है वो तो ठीक ही है, लेकिन बच्चा जिस प्रकार से सीख रहा है हमें उस प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित और अच्छी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका खाली स्लेट और कोरी पट्टी, ब्लैंक स्लेट। जॉन लॉक का नाम याद होगा आप सभी को। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं? खाली तख्ती होती है, खाली स्लेट होते हैं, कोरी पट्टी होती है। उस पर जो अध्यापक लिखना चाहता है, जो अध्यापक उसको सिखाना चाहता है, बच्चा वही सीखेगा। ये कहा था जॉन लॉक ने, जो कि आपको ये कभी भी नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर आपको क्या उत्पन्न करना है? व्यवहारिक कुशलता, प्रैक्टिकल स्किल उत्पन्न करना है। मतलब ऐसी शिक्षा बच्चे के अंदर अपने आप होती है। टीचर बस उसको क्या करता है? शार्प करता है, बाहर निकाल के लाता है और उसके कैसे कर देता है? व्यवहार में कर देता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बच्चा जो होता है वो खाली स्लेट होता है। नहीं, बच्चे के अंदर सारा ज्ञान पहले से ही होता है, बस एक टीचर जो है उसे फैसिलिटेट करके, उसको सुविधा प्रदान करके वो सारी की सारी चीजों को और शार्प करता है, बाहर निकाल के लाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए आगे चलें, तो लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी कभी भी देखनी नहीं चाहिए आपकी शिक्षा के जगत में। एग्जाम्पल में कभी भी आपको ये नहीं बोलना, शो नहीं होने देना चाहिए, या आप भी को नहीं मानना चाहिए कि लड़कियां किसी कार्य में बेहतर होती हैं और लड़के किसी कार्य में बेहतर होते हैं, या लड़कियां किसी कार्य में कमजोर होती है और लड़के किसी कार्य में कमजोर होते हैं। नहीं डियर, लड़का लड़की, मेल फीमेल कोई भी हो, हर कार्य में हर कोई क्या होता है? समान होता है। लड़की भी मैथमेटिक्स सीख सकती है और अच्छा मैथमेटिक्स सीख सकती है, और लड़के भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी कार्य में लैंगिक असमानताएं नहीं देखनी चाहिए आपकी कार्य में। अगर आप ऐसा दिखाते हो तो बच्चों में क्या कर रहे हो आप? नेगेटिव चीजें उत्पन्न करवा रहे हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को वास्तविक और दैनिक जीवन के साथ जोड़कर शिक्षा में प्रदान करनी चाहिए। देखा है मैंने कई बार आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तो वो क्या देता हूं? मैं आपके रोजमर्रा के एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपके दैनिक जीवन से अगर आपको जोड़कर सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। कई बच्चे कहते हैं सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा नहीं है, बस यही चीज है मेरे अंदर कि मैं आपके जो एग्जाम्पल्स लेता हूँ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आपके रियल लाइफ से उसको लिंक कर देता हूँ। डेली लाइफ जो आप जिंदगी जीते हो वही आपकी शिक्षा के अंदर जोड़ दूंगा, तो आपको वो धीरे धीरे आसान लगेगी और सिंपल लगेगा। मेन बात आपकी बस यही होती है, ठीक है। तो आपको वास्तविक और दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है आपका त्रुटियों को महत्व ना दें। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एरर्स, जो बच्चे गलतियां करते हैं उसके ऊपर बहुत फोकस मत दे दो कि गलतियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मार पीटने मत ना लग जाओ, उसको धमकाने मत लग जाओ। अब त्रुटियों को महत्व ना देने का मतलब ये भी नहीं है कि त्रुटियों को आप बिल्कुल ही छोड़ दो। बच्चा कर रहा है, हो जाएगा ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। नहीं, त्रुटियां कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चा जो है वो सीख रहा है। कोई चीज को आप सीखते हो तभी तो गलतियां करते हो ना। त्रुटियां करने का मतलब यही है कि बच्चा सीख रहा है और जो त्रुटियां कर रहा है उस त्रुटियों के पीछे कारण क्या, उस कारण का पता करके आप बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर उसको ठीक करवाएं। महत्व देने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान ना दो, और यहां पर महत्व ना देने का मतलब यह भी नहीं है कि उसके ऊपर बिल्कुल ही आप फोकस कर दो। ओके, आप उसको पिंच करने लग जाओ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। आप सभी को पता है कैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें बच्चे अपने भावनाओं को सामने प्रस्तुत कर सकें और अपने अंदर जो उसकी भावनाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, वो सामने ला सके। ये नहीं कि बच्चे के अंदर कोई भावना आई, बच्चे ने अपनी बात सामने रखी और टीचर ने उसको धमका दिया, हाँ ज्यादा सयाना हो रहा है तू, तुझे ज्यादा पता है, चल बैठ जा, गलत बता रहा है। नहीं,
ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ओके, जब भी बच्चा, कोई भी बच्चा, ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा कोई अपनी भावना, कोई एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत करना चाहता है तो बिल्कुल उसको प्रस्तुत करने दो, उसको पूरे के पूरे मौके दो। ठीक है, ये नहीं कि आपको उसको डराना है, धमकाना है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, देखो क्या लिख रखा है, ए टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ द कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, द इंडिकेट्स दैट द टीचर। देखो क्या बोल रखा है उसने कि एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर उन्होंने क्या लिखा, सभा अध्यक्ष लिखा। तो इसके पीछे लिखने का कारण क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, और जिस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर का लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगाया, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों इसका सही आंसर लगाया, देखो सभापति यानी कि चेयरपर्सन का मतलब यहाँ पर, सॉरी चेयरमैन का मतलब मैन, क्या लग रहा है लास्ट में मैन, मैन मतलब कोई जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, कोई आदमी होगा। जरूरी थोड़ी है, क्या पता वो वुमेन भी हो सकती हो, हमें क्या पता, हम तो चिट्ठी लिख रहे हैं ना, क्या पता वो वुमेन हो। तो हम वुमेन को सभापति लिखेंगे यानी कि चेयरमैन लिखेंगे तो सही रहेगा, नहीं। अगर ऐसा आप लिखते हो तो क्या कह रहा है आपका, वो आप क्या कर रहे हो, जेंडर्ड बाइस इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप सभापति लिखें या सभापत्नी। सभापत्नी तो आप लिखोगे तो अजीब सा लगेगा, उसकी जगह पर आप चेयरमैन की जगह पर चेयरपर्सन यानी कि सभा अध्यक्ष लिख सकते हो, यानी कि उस सभा के अध्यक्ष, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए फिट बैठता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या हो सकता है, भाषा पर उसका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्वेश्चन भी पॉजिटिव था, हो सकता है। आगे क्या बोल रखा है, एक लिंग गुप्त भाषा का प्रयोग कर रही है, नेगेटिव है। लिंग गुप्त कहां पर है, यहां पर तो किसी प्रकार, ओके, यहां पर बोल रखा है एक लिंग गुप्त भाषा का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि इट या इज यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज, ये भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। ना ही उसने मेल का इस्तेमाल करा, ना ही फीमेल का, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए और देखते हैं, लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त, नहीं, ये तो नेगेटिव है, कहीं पर भी जेंडर बाइस थोड़ी करा उसने। और चौथा है एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करना, नहीं, ये तो गलत है, ये हो गया आपका नेगेटिव, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन है, देखो क्या है, पहला उसका भाषा पर अच्छा अधिकार है और दूसरा एक लिंग गुप्त भाषा का वो प्रयोग कर रही है। तो देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड इसका गलत होगा डियर, देखो उसने सभापति की जगह पर सभाध्यक्ष लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, उसकी भाषा पर अच्छी कमांड है। तो यहां पर देखो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, वो लिंग गुप्त भाषा का प्रयोग कर रही है, मतलब जेंडर्ड फ्री, किसी भी प्रकार की भाषा का वहां पर मेल एंड फीमेल को दर्शा नहीं रही है, ये भी सही है, और उसका भाषा पर अच्छा अधिकार है, ये भी सही है। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके ऊपर भाषा पर अच्छा अधिकार है तभी तो आप इस लिंग गुप्त भाषा का इस्तेमाल कर पाओगे, अगर आपको अधिकार नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों सही है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगर फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सेवंथ का सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है डियर, भाषा पर उसका अच्छा अधिकार है इसलिए तो उसने इस चीज का प्रकार का चीज का इस्तेमाल करा, अगर उस पर भाषा पर अच्छा अधिकार नहीं होता तो वो नहीं होता। ठीक है, बेस्ट बी है, बिल्कुल डियर, मैंने आपको बोला ना इन दोनों में से बेस्ट ए है, बी नहीं है, उसका भाषा पर अच्छा अधिकार है तभी तो वो लिंग गुप्त भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द बेस्ट आंसर, अगर फर्स्ट नहीं होगा तो अब सेकंड पर आप लगाओगे। ठीक है, क्या एग्जाम में क्या करना होगा तो पहले पर आप टिक लगाओगे, बोलते रहो नहीं यार, पहले पर, उस पर क्या है, कमांड अच्छी है उसकी भाषा के ऊपर। देखो यहां पर क्या लिख रहा है, एक कमेटी के प्रधान को वो सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखना है, क्या बोल रखा है, लिखना है, तो लिख रही है तो उसकी भाषा के ऊपर अच्छा कमांड है। ठीक है, तो इसी प्रकार की चीज है इसमें, बिल्कुल फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर बताइए कि भारत में समृद्ध वनस्पति जगत और
प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थी की सहायता करेगा। देखो पहले क्या करा, आपकी जो वनस्पति और प्राणी जगत थी उसके बारे में आपने किताबी ज्ञान दे दिया बच्चों को। अब बच्चों को क्या कर रहे हो, विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ले जाकर उनको भ्रमण करवा रहे हो। तो क्या कर रहे हो, पहले बुक की नॉलेज को क्या कर रहे हो, रियल लाइफ से जोड़ रहे हो। क्या कर दिया, बुक के नॉलेज को रियल लाइफ से जोड़ दिया। तो सीधी सीधी सी बात है, क्या होगा इसका, वास्तविक, क्या बोला, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ना। और देख लेते हैं, ओके 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 बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कभी भी बुक की नॉलेज को आप वास्तविक जिंदगी के साथ जुड़ रहे हो तो बच्चे की जो नॉलेज होगी वो क्या होगी, परमानेंट होगी, स्थायी होगी, और वास्तविक जीवन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने ए लगाया वो बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास। डियर देखो, पर्यावरण संरक्षण की बात कहां हो रही है, पहले तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में पढ़ाया और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाएगा, लेकिन वहां पर आप अगर किसी पक्षी या किसी अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हो तो वो सेकंड थिंग है। क्या है, सेकंड थिंग है आपकी। पहली बात है वास्तविक जिंदगी के साथ जोड़कर शिक्षा दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेडागोजी के टैग वर्ड्स। क्या थे ये, आपके टैग वर्ड्स थे पेडागोजी के। आप किसी भी सब्जेक्ट्स के उठा लो, उसमें अगर आपके ये नेगेटिव एक जगह देखने को मिले, पॉजिटिव एक जगह देखने को मिले, तो कंफ्यूज मत होना, आराम से आप आंसर अपना चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा टैग वर्ड समझाने का। क्वेश्चन मेन मतलब था आपको एग्जाम्पल्स के रूप में समझाना। यहां पर ये नहीं है कि बस मैंने आपको टैग वर्ड समझा दिए हो गया, नहीं, क्वेश्चंस मैंने इसलिए ऐड करे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको टैकल करना होगा। ठीक है, बाकी कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो अभी मैंने आपको समझाया टैग वर्ड, इसकी पीडीएफ जो है अभी आपको यहां पर मिल जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं, फेक मेरे नाम से बहुत बने हुए हैं, तो फेक को मत ज्वाइन करिएगा। ठीक है, DK गुप्ता 1122 लगातार लिखिएगा, डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाओगे, इसका पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी लर्निंग ऐप है DK अकेडमी। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट्स के ना आप नोट्स लेना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। अभी जो है वो 20% का ऑफ चल रहा है 10 तारीख तक, फिर उससे बाद आपके नॉर्मल प्राइस पर हो जाएगा, तो जिसको लेना है वो अभी ले सकता है। बाकी पीडीएफ लेते समय कई बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ हमें मिल नहीं रहा है, हमने परचेस कर लिया, हमने पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट करने के बाद आपको नहीं मिल रही है तो 98 70 58 3 7 8 9 ये जो है पीडीएफ वाली टीम का व्हाट्सएप नंबर है। क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी प्रकार का देखो एप्लीकेशन के ऊपर एकदम से ही काफी बच्चे आ गए हैं जिसकी वजह से टेक्निकली इशू आ रहा है, इसलिए अगर किसी बच्चे को पेमेंट करने के बाद पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कंफ्यूज मत होइए, डरिए मत, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ओनली व्हाट्सएप, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। वो कुछ चीजें आपसे मांगेंगे, वो उनको आप दे दीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पर ही वो दे देंगे। ठीक है, प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, किसी का भी अमाउंट कोई कहीं पर नहीं जाएगा। अगर आपको नहीं मिली है पीडीएफ तो मिल जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट भी रखे गए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर टेस्ट लगाना चाहते हो टेस्ट भी लगा सकते हो। और बाकी किसी बच्चे को पर्सनल मुझे इंस्टा पर जुड़ना है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इंस्टा की आईडी मेरी सामने है, जुड़ सकते हो आप वहां से भी। ठीक है।